हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर जहां मिलता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। बात की जाए किंडरगार्टन की या फिर हो क्लास 12th, यहां पर आपको सारे क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में, जहां आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इस चैप्टर के मैक्सिमम पार्ट को कंप्लीट कर लिया है हमने। दो चीजें हमारे पास रह गई हैं, एक है लॉन्ग और एक है केस बेस्ड। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इसी चैप्टर से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करने जाएंगे। देखिए, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। शुरू से हमने देखा है कि छोटा चैप्टर है, इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज वेरी शॉर्ट को सॉल्व कर लेने के बाद कोई ऐसा पॉइंट बचता नहीं है जिसे हमने नहीं देखा हो। तो लॉन्ग में भी हमसे उन्हीं को थोड़ा ज्यादा और लंबा कर दिया जाएगा और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हमसे दोबारा पूछे जाएंगे। कुछ ऐसी ही चीजें होने वाली हैं, तो एक एक करके नजर डालते हैं कि कौन कौन से बेहतरीन सवाल पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है लॉन्ग आंसर टाइप में। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। क्या कहता है हमारा सवाल, एक नजर डालते हैं जरा। तो कहता है कुछ ऐसा कि यू आर ए बोटैनिस्ट वर्किंग इन द एरिया ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। अब देखिए, आपको बहुत अच्छा पोस्ट दिया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि आप बोटैनिस्ट हो, ठीक है। कहने का मतलब है बोटैनिस्ट हो मतलब आपका जो काम है वो प्लांट्स के ऊपर है। आप प्लांट्स के ऊपर पढ़ाई करते हो एंड प्लांट्स के ऊपर रिसर्च वगैरह जो भी आप प्लांट के ऊपर करते हो, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपका काम क्या है? यू आर ए बॉटनिस्ट, आप एक बॉटनिस्ट हो और आप काम क्या कर रहे हो? तो आप प्लांट ब्रीडिंग वाले क्षेत्र में काम कर रहे हो। तो प्लांट ब्रीडिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हो, ठीक है। डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स दैट यू विल अंडरटेक टू रिलीज ए न्यू वेराइटी। और आपका देखिए मकसद, फाइनल रिजल्ट, आपका फाइनल टारगेट जो है वो है कि आप एक न्यू वेराइटी को किसी भी तरीके से ला सको। तो आप क्या स्टेप्स लोगे, ठीक है। इसी के ऊपर हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं, कुछ कॉमन चीजों को पहले डिस्कस करना चाहेंगे कि आप एक बोटैनिस्ट हैं, आपने प्लांट्स के बीच में, आपने प्लांट्स के ऊपर पढ़ाई किया है, आप प्लांट्स के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हो। उन चीजों को जब आप जान रहे हो, किस प्लांट का क्या प्रॉपर्टी है, कौन सा प्लांट किस एनवायरनमेंट में रहता है, कौन से सॉइल में उसकी ग्रोथ ज्यादा होनी है, ये सारी चीजें जान रहे हो और आपको प्लांट ब्रीडिंग का है। तो आपका मकसद क्या है इस काम का? कि आपको एक न्यू वैरायटी चाहिए। और न्यू वैरायटी आपको क्यों चाहिए? क्योंकि जो वैरायटी हमारे पास है, हम उससे भी अच्छी वैरायटी की तलाश में हैं। तो इसलिए हम इस न्यू वैरायटी को हम इजाद करेंगे। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो है वो पहले वाले से ये बेटर क्वालिटी का होना चाहिए, पहले से ये बेटर क्वालिटी का होना चाहिए। और तो और ये बेटर क्वालिटी एज वेल एज हम यहां पर देखना चाहेंगे कि जब इसको हम यूज में लाएं तो ये क्वांटिटी वाइज भी हमें प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा दे। तो हम यहां पर ध्यान देंगे कि ये हमें जो क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हमें ज्यादा मिले। इस तरीके की चीजों पे हम काम करना चाहेंगे। कि ये जो हमें न्यू वैरायटी हमें मिल रहा है, हम कोशिश में यही रहेगी हमारी कि ये कुछ ऐसे हमें वैरायटीज मिले जो डिजीज रेसिस्टेंस हो, ठीक है, ताकि कोई बीमारी इसमें ना लगे। और कोशिश ये भी रहेगी कि अगर ये लो मेंटेनेंस खोजता है, ठीक है, जैसे गाड़ी खरीदते हैं आज के डेट में, तो लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं कि ये वाली जो गाड़ी है ये परफॉर्मेंस वाइज बहुत बढ़िया है, इसकी मेंटेनेंस उतना ज़्यादा नहीं है कि आपको बहुत जल्दी सर्विस उसका करवाना है। तो अगर इसका लो मेंटेनेंस है तो आपको बहुत अच्छा इस तरीके का जो वैरायटी है वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो हमारा टारगेट ये सेट हो गया। हमारा ये क्या सेट हो गया? एक्चुअली ये सारे क्या हैं? ये हमारे टारगेट हैं। तो एज ए बोटैनिस्ट जब मुझे बोला जाएगा कि एक न्यू वैरायटी आपको देना है और प्लांट ब्रीडिंग करवाने के बाद, तो मेरे दिमाग में यही चीज चलनी चाहिए कि मैं प्लांट ब्रीडिंग करवाऊं। न्यू वैरायटी जो मेरे पास आने वाला है उसमें कुल ये प्रॉपर्टीज अगर हैं तभी ये मेरा काम जो है वो सक्सेसफुल है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है इस काम का, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट है। अब इस टारगेट पे काम कैसे करें? तो उस काम को करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं।
उन स्टेप्स के बारे में एक एक करके अब जिक्र करते हैं। फिलहाल आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो कि हमारा टारगेट हमारा सेट हो गया, ठीक है। अब टारगेट सेट है, अब इस टारगेट के तरफ अब हम लोग कुछ काम करने जा रहे हैं। इस टारगेट को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमने क्या किया है, लिखता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। इसमें कहने का मतलब है कि वैरायटी ऑफ जीन्स एंड कैरेक्टर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द वाइल्ड वैरायटीज प्रेजेंट इन ए स्पेसिफिक प्लांट। किसी भी एक प्लांट को हमने चुन लिया, ठीक है, ये क्या है, ये स्टेप नंबर 1 है, S1 कर दिया, स्टेप नंबर 1। किसी भी प्लांट को हमने चुन लिया और चुनने के बाद स्पेसिफिक प्लांट को पहले हमने ले लिया, इसके जितने वाइल्ड वेराइटीज हैं उसको हमने यहां पर लिया है। यहां पर हमने इसके सारे के सारे वाइल्ड वेराइटीज को हमने यहां पर सेलेक्ट कर लिया। अब इस सेलेक्ट किए गए सारे के सारे वाइल्ड वेराइटीज में जितने भी वेराइटी ऑफ जीन एंड कैरेक्टर हैं हमने सबको यहां पे ले लिया। हमने क्या किया है, इसके जितने भी जीन हैं, जीन्स लिख दो, जितने भी इसके कैरेक्टर्स हैं, इन सबको देखा, जाना, समझा, ठीक है। जीन 1 क्या है, जीन 2 इसमें कौन सा है, जीन 3 क्या है, कैरेक्टर 1 इसका क्या है, कैरेक्टर 2 इस प्लांट का क्या है, कैरेक्टर 3 इस प्लांट का क्या है। तो कहने का मतलब है कि हमें बहुत कुछ पता है, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, गिवन चीजें जिसको बोलते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीजें आ गई, ठीक है। अब हमने सबको देखा, जाना, समझा और फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली हमें इतने सारे जीन्स में से कौन से जीन है। फॉर एग्जाम्पल अगर G1, G2, G3 है तो मेरे काम का अगर G2 है तो मैं G2 को सिलेक्ट करना चाहूंगा। G2 को मैंने सेलेक्ट किया और मैं उसको लेकर के फिर आगे बढ़ने वाला हूं क्योंकि मुझे वो पसंद आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जो मेरी नीड है उस पर वो जीन जो है वो काम करने वाला है। फिर कहता है इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमें प्लांट में ब्रीडिंग करवाना है, प्लांट ब्रीडिंग, तो पेरेंट्स को लाना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में एक्चुअली होगा क्या, तो स्टेप नंबर 2 में जो भी पेरेंट है, पेरेंट को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। पेरेंट 1 क्रॉस करवाना है हमें पेरेंट नंबर 2 से। कहने का मतलब है कि एक हमारे पास मेल पेरेंट है और एक तरफ हमारे पास फीमेल पेरेंट है, यही है। हमें इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाएंगे और क्रॉस हम कैसे करवाएंगे, तो जो हमने सेलेक्ट किया है हम अपने डिजायरेबल कैरेक्टर्स के, हमने ये सारे कैरेक्टर्स को देखा, हमने सारे जीन्स को देखा, इसको देख लेने के बाद हमने जो हमें हमारे अकॉर्डिंग जो सही लगा और जो हमारे रिक्वायरमेंट, हमारे टारगेट को फुलफिल करने वाला कैरेक्टर्स हैं, हमने उसको चुना और फिर उनको चुनने के बाद हमने क्या करवाया, क्रॉस करवाया। अब क्या है कि जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो भी हमें हमारे अकॉर्डिंग मिलने वाला है। तो हमने क्या किया है, अपने अकॉर्डिंग वाले, हमारे अकॉर्डिंग जो कैरेक्टर हमें चाहिए उन कैरेक्टर्स वाले को हमने यहां पे क्रॉस करवा दिया, ठीक है। 2 स्टेप्स यहां पर हुए, इसको आप नोट कर लो, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ कि अब हम तीसरा स्टेप क्या करेंगे, ठीक है, राइट। तो देखिए ये 2 स्टेप्स के बाद अब तीसरा स्टेप जो हमारे सामने है, इस तीसरे स्टेप में अब हमारे पास आ जाएगा दैट इज की क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमॉन्ग द सेलेक्टेड पेरेंट। मतलब स्टेप ये जो क्रॉस हमने किया, ये क्रॉस, दिस इज द स्टेप 3 वाला पार्ट था यहाँ पे कि हमने क्या किया है, पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2 के बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया। अब क्या है कि द 2 parents with desirable trait are crossed such that both the desirable trait now occurs in one plant। अब यहां पर जो है कि यहां पर कोई ऑफस्प्रिंग आने वाला है, ऑफस्प्रिंग आएगा, ऑफस्प्रिंग प्लांट लिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ऑफस्प्रिंग प्लांट यहां पर हमें देखने को मिलेगा। अब इस ऑफस्प्रिंग प्लांट में क्या होगा, इस मेल वाले पेरेंट के भी कैरेक्टर्स आ जाएंगे और इस फीमेल प्लांट के भी कैरेक्टर्स आ जाएंगे। तो ये जो इसके पास जो कैरेक्टर होगा वो दोनों के कैरेक्टर्स इसमें हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये वही कैरेक्टर्स है जो हम चाह रहे थे, खुद से ये होने वाला नहीं था, लेकिन हमने चाहा कि इसमें ये कैरेक्टर आए तो हमने ये काम किया और देन इसमें ये कैरेक्टर्स देखने को मिले, ठीक है। आर क्रॉस्ड सच दैट द बोथ द डिजायरेबल ट्रेट नाउ ऑकर इन वन प्लांट। दोनों डिजायरेबल सारे चीजें एक ही प्लांट में देखने को मिली। दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क। अब यहां पर लिखता है एक चीज लिखता है कि दिस इज ए टाइम कंज्यूमिंग टास्क। और ऑलरेडी हम जानते हैं जब बात की जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो चूंकि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है और यहां पर हम आर्टिफिशियली इसको करवाने जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम तो यहां पर भी लगने वाला है। तो एक स्टेटमेंट लिख दिया है कि दिस इज ए टाइम कंज्यूमिंग टास्क, ठीक है।
अब हमारे पास स्टेप नंबर 3 स्टेप हमारे पास हो गए, स्टेप 3 की कहानी हो गई, क्रॉसिंग हो गया हमारे पास। अब हमारे पास आ चुका है स्टेप नंबर 4। इसमें कहते हैं कि सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। अब हम क्या है कि ऑफ स्प्रिंग्स हमें मिल गए, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स मिल गए, यहां तक आप समझ रहे हो, यहां तक आप समझ रहे हो। देखो अब यहां पर क्या है आगे कि यहां पर कहता है कि सुपीरियर हाइब्रिड्स दैट हैव द डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट, इसको हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अब हमारे पास ऑफ स्प्रिंग्स आए, मल्टीपल्स ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स आए, ठीक है। हम यहां पर लिखते हैं ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग्स में हम कह सकते हैं कि S1 आया, S2 आया हमारे पास, S3 आया, डॉट 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 करके बहुत सारे कुछ SN हमें देखने को मिले। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो सबसे सुपीरियर हाइब्रिड है, फॉर एग्जांपल ये S2 जो था ना और ये S3, ये दोनों हमें सुपीरियर लगे। हमें कैसे लगे, सुपीरियर हाइब्रिड से, तो हम क्या करेंगे, हम इनको सेलेक्ट करेंगे। ये सबसे ज्यादा बेटर है। यहाँ पे सारे अच्छे हैं, लेकिन इन अच्छों में भी जो सबसे ज्यादा अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम को सेलेक्ट किया जाता है अगर वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो 15 प्लेयर्स की अगर टीम अगर जाती है वर्ल्ड कप खेलने, लेकिन इसमें भी क्या होता है, जब प्लेइंग 11 की बारी आती है तो वहां पर देखा जाता है किस टीम के अगेंस्ट मैच है, क्या जिस पिच पर मैच होना है वहां पर फास्ट बॉलर्स काम करेंगे या फिर वहां स्पिनर्स काम करेंगे, कैसी कंडीशन है, कौन सी टीम के खिलाफ हम खेल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपने प्लेइंग 11 को सेलेक्ट करते हैं। तो सेम है, इसका मतलब ये नहीं कि ये 11 अच्छे हैं और बाकी के 4 अच्छे नहीं है, ये सारे अच्छे हैं। तो सेम कहने का मतलब है कि अच्छे तो सारे थे, लेकिन इसमें भी हमने अपनी जरूरत के हिसाब से हमें लगा कि S2 और S3 ज्यादा बेहतर है, तो हमने क्या किया, इन S2 और S3 को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद आगे हम अपने स्टेप नंबर 5 पे, तो यहां पर क्या होता है, टेस्टिंग किया जाता है, टेस्टिंग, रिलीज एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवेयर्स to test the quality and evaluate the quantity of the product. After the selecting the superior hybrid, they are allowed to grow in the research field. रिसर्च फील्ड में उसको फिर ग्रो किया जा रहा है, उसको टेस्ट किया जा रहा है। ओनली दैट हाइब्रिड हुज प्रोडक्ट इज क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली गुड रेज टू ग्रो इकोनॉमिकली। अब क्या है कि इन सबको क्या करा जाएगा, इनको रिसर्च फील्ड में ग्रो करेंगे। रिसर्च फील्ड में ग्रो करने के बाद हमें दिख रहा है कि ये जो S2 जो था ना, ये S2 जो था, ये क्वालिटी के अकॉर्डिंग इसने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, और क्वांटिटी की भी जब बात आई तो इसने क्वांटिटी में भी बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। तो हम क्या करेंगे, इस S2 को सेलेक्ट करेंगे और फिर इसी S2 को हम अपने कॉमर्शियलाइजेशन में यूज करने वाले हैं। इसी को हम फिर डिफरेंट जगह पर ये फिर एक्सपोर्ट होता है, एंड फिर यही इसी के सीड्स को हर एक फार्म तक पहुंचाया जाता है, एंड फिर हमें जो है वो बेटर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या था, मेरा यही टारगेट था एज अ बोटानिस्ट कि मुझे इस तरीके की चीज़ें इजाद करनी है ताकि मैं फार्मर्स की हेल्प कर सकूं। तो एज अ बोटानिस्ट मैंने इस S2 प्लांट को मैंने एज अ न्यू ब्रीड मैंने बना करके दे दिया, ठीक है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ कि दूसरा सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है, राइट। किस तरीके की डाउट है तो आप उसे भी पूछ सकते हैं बिल्कुल बेझिझक। देखिए दूसरा सवाल हमारे सामने आ चुका है और दूसरे सवाल की तरफ एक नजर डालेंगे। तो दूसरा सवाल हमारा जो है वो 2 पार्ट्स में है, दैट इज पार्ट A एंड B। तो पार्ट A क्या कहता है, कहता है कि द शिफ्ट फ्रॉम ग्रेन टू मीट डाइट्स क्रिएट्स मोर डिमांड्स फॉर सीरियल्स, व्हाई। अब देखिए कह रहा है कि पॉपुलेशन, अब हम जानते हैं कि इस बढ़ते पॉपुलेशन में हमें देखने को मिला है कि बहुत सारे लोग जो हैं अब वो क्या है, वो नॉन वेजिटेरियन भी हैं। तो नॉन वेज फूड जब वो यूज करते हैं, इट मींस दैट कि वो यूज में ला रहे हैं एनिमल्स को अपने फूड में ला रहे हैं। बात की जा रही है ना मीट की, तो मीट हमें किधर से मिलेगा, एनिमल से मिलेगा। तो एनिमल्स को वो फूड के रूप में ले रहे हैं, ब्रैकेट में डाल दो कि मीट को वो एज अ फूड ले रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब पॉपुलेशन जो है वो अपना जो है वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स नॉन वेज, कहने का मतलब है कि एक समय था कि जब वो वेज लेते थे, ठीक है, एक समय था कि वो वेज यूज करते थे, फिर समय आगे बढ़ा और वो शिफ्ट हो गए नॉन वेज की तरफ, ठीक है। तो इससे क्या होना चाहिए कि वेज की डिमांड जो है वो घट रही है एंड इसकी डिमांड बढ़ रही है। कॉमन अंडरस्टैंडिंग हमें यही कहता है कि वेज की डिमांड घट रही है और इसकी डिमांड बढ़ रही है। लेकिन क्वेश्चन हमारा कहता है
कि भले ही मार्केट में डिमांड जो है वो नॉनवेज की है, लोग नॉनवेज ज़्यादा खा रहे हैं, मीट का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो सीरियल्स की डिमांड जो है वो बढ़ रही है। ये कैसे हो गया सर? ये तो मतलब हम जान रहे हैं कि जो हम ज़्यादा खाएंगे मार्केट में डिमांड उसी चीज़ की ज़्यादा होगी और महंगा भी वही मिलने वाला है हमें, लेकिन फिर भी यहाँ पे कह रहा है कि लोग मीट खा रहे हैं लेकिन फिर भी सीरियल्स की डिमांड जो है वो बढ़ रही है। तो ये कैसे हो गया? तो देखिए ऐसे हो गया ना कि जब हम किसी एनिमल को एज अ फूड लेते हैं, ठीक है, तो जरूरत है कि इस एनिमल को हम क्या करते हैं, पहले इस एनिमल को एनिमल हस्बेंड्री के तहत इस एनिमल्स को तैयार किया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री में, इस एनिमल हस्बेंड्री में होता है क्या? तो सर इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी तो दिया जाता है। इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन कहने का मतलब प्रॉपर खाना पीना, इसको फूड एंड वाटर जो है वो इसको सप्लाई किया जाता है। तो भाई ये फूड इसको इस तरीके से देना है ताकि एनिमल का जो ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। अगर प्रॉपर तरीके से ग्रोथ होगा तभी तो इसको मार्केट में जब वो जो भी ये बिजनेस कर रहा है, तो ये जब इसका प्रॉपर ग्रोथ हो जाएगा इस एनिमल का, तभी इस फार्मर के लिए भी वो फायदेमंद है। तो इसको फूड दिया जा रहा है। अब इस फूड में जानते हैं क्या आपकी, इस फूड में जो है वो सीरियल्स का बहुत ज़्यादा डिमांड है। सीरियल्स एज अ फूड जो है वो एनिमल्स को दिया जाता है। तो भले ही हम तो ये मीट खा रहे हैं, लेकिन ये मीट हम ये मीट खा रहे हैं, लेकिन ये जो एनिमल्स हैं इनके ग्रोथ के लिए ज़रूरत है सीरियल्स की। तो सीरियल्स को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जितना ज़्यादा हम एनिमल्स की डिमांड करेंगे उतना ज़्यादा एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल्स का केयरिंग किया जाएगा, उतना ज़्यादा एनिमल्स को फीड किया जाएगा। तो जितना ज़्यादा एनिमल्स को फीड किया जाएगा सीरियल्स की डिमांड उतनी बढ़ती चली जाएगी। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? यही बात है यहाँ पे। अब यहाँ पर आंसर कुछ लिखा है, एक बार चेक करते हैं कि द शिफ्ट फ्रॉम ग्रेन्स टू मीट डाइट क्रिएट मोर डिमांड फॉर सीरियल्स बिकॉज ह्यूमन कंज्यूम मीट। इंसान जो है यहाँ पर देखिए वर्ड लिखता है ह्यूमन कंज्यूम मीट विच इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स सच एज गोट, चिकन, काउ एक्सेट्रा। These animals consume cereals for their nourishment and produce 1 kg of meat. तो cereals जो हैं वो उनके nourishment के लिए यूज होता है। That is why कि हम ह्यूमंस में मीट की डिमांड बढ़ने के बाद भी सीरियल्स की डिमांड जो है वो मार्केट में बढ़ रही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था? तो दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि इसको इरेज करते हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा। आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। और दूसरा क्वेश्चन हमसे कहता है कि इट 250 kg काउ प्रोड्यूसेस 200 ऑफ प्रोटीन, ग्राम ऑफ प्रोटीन। कहने का मतलब है कि 250 kg का क्या है, काउ है, और इसने कितना प्रोड्यूस किया? तो इसने ऑलमोस्ट किया है 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ठीक है, मान लिया आपकी बात को। और ये कब हो रहा है? ये हो रहा है पर डे। बट 250 ग्राम ऑफ, ओके, तो अब यहां पर हमारे पास है 250 ग्राम ऑफ मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस। ठीक है, हम लिखते हैं यहां पे, कैन प्रोड्यूस, ये कितना है? तो 25 टन्स ऑफ प्रोटीन। कितना आ गया? 25 टन्स ऑफ प्रोटीन आ गया। अब कितना अजीब सा ये डेटा है हमारे पास। फिर यहां पे कहता है कि नेम दिस अमर्जिंग एरिया ऑफ रिसर्च, एक्सप्लेन इट्स बेनिफिट्स। ठीक है, वो तो हम बेनिफिट समझा ही देंगे। फिलहाल कहता है कि 250 केजी का जो काऊ है उसने सिर्फ 200 ग्राम प्रोटीन दिया है, लेकिन 250 ग्राम का ये जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दिस इज द मिथाइलोफिलस एंड मिथाइलोट्रोपस, ये क्या कर रहा है? ये 25 टन हमें प्रोटीन दे रहा है। अब ये कैसे? तो इसको समझने के लिए क्या हमें याद है कि शायद हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था सिंगल सेल प्रोटीन करके कुछ। हमें याद है क्या नाम था हमारे इसका? सिंगल सेल प्रोटीन करके एक टॉपिक था हमारे पास। तो इस सिंगल सेल प्रोटीन की कहानी कुछ ऐसी थी कि यही कह रहा है कि द नेम ऑफ दिस इमर्जिंग एरिया एज द सिंगल सेल प्रोटीन। तो ये क्या है? दिस इज द सिंगल सेल प्रोटीन। इट इज एन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन। तो ये एनिमल्स एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए ये क्या है? ऑल्टरनेट सोर्स है। कह रहा है कि दे प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन ए शॉर्ट पीरियड। तो बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा प्रोटीन को यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा टाइम यहाँ नहीं लगता है। एंड हाई यील्डिंग मेथड, और बहुत ज्यादा
हाई यील्डिंग मेथड तो हमें दिख ही रहा है कि सर ये 250 ग्राम से हमें कितना मिल रहा है, 25 टन प्रोटीन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, तो इस चीज को हम लोग सिंगल सेल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 3 की तरफ कि तीसरा सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। राइट, तीसरे सवाल की तरफ जंप करते हैं और ये रहा हमारा तीसरा सवाल हमारे सामने। और तीसरा सवाल हमसे क्या कहता है, तो कह रहा है कुछ ऐसा कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर मेथड्स ओवर द कन्वेंशनल मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स। तो देखिए यहां पर हमारे पास दो चीजें हैं। अगर हम केस 1 की बात करें, एक तरफ हम केस 1 को रखते हैं, एक लाइन बीच से खींच दिया ऐसा, और एक तरफ हम रख देते हैं अपने केस नंबर 2 को, यहां पर इस तरीके से हमने लाइन खींच दिया। ठीक है, पहला केस है हमारे पास वो है टिश्यू कल्चर का, पहला केस है हमारे पास दैट इज ऑफ टिश्यू कल्चर, एंड दूसरा केस है हमारे पास दैट इज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, ये है हमारे पास प्लांट ब्रीडिंग का। अब आते हैं वापस से सवाल पे। ठीक है, सवाल कहता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर के क्या एडवांटेजेस हैं इस कन्वेंशनल मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम पे। देखिए दोनों का मकसद तो एक ही है, दोनों का मकसद है एक ही कि ये जो हमारा जो क्रॉप्स हैं इनको इंप्रूव किया जा सके, इनको इंप्रूव किया जा सके। तो वही एडवांटेजेस पूछ रहा है टिश्यू कल्चर के। ठीक है, टिश्यू कल्चर की बात करते हैं तो हमें पता है कि एक सिंगल सेल भी अगर हमारे पास है तो इस सिंगल सेल से हम क्या कर सकते हैं, हम थाउजेंड्स ऑफ प्लांट को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इस केस में हम ऐसा नहीं करते हैं। इस केस की अगर हम बात करें तो जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो क्लोन होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो क्लोन नहीं होते हैं, ये हाइब्रिड होते हैं। तो ये बिल्कुल है कि ये हाइब्रिड होने के कारण क्या करेंगे, इसमें हमें कुछ वेरिएशन हमें देखने को मिलने ही वाला है। कहता है कुछ ऐसा कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक फेल्ड टू कीप ए पेस विद द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ द करंट टाइम। अब क्या है कि वो भले हमें हाइब्रिड और वेरिएशन दे रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि इस टेक्निक ये फेल हो जाता है टू कीप पेस विद द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ द करंट टाइम। एक ये कारण है। और टिश्यू कल्चर बहुत जल्दी में, और ये क्या करता है कि एक सिंगल सेल से भी ये हजारों प्लांट्स को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। तो ये एक एडवांटेजेस है। टिश्यू कल्चर प्रोड्यूसेस थाउजेंड्स ऑफ एग्जैक्ट प्लांट्स टुगेदर इन ए शॉर्ट पीरियड। तो कम समय में हजारों प्लांट्स का आना ये एक आसान बात नहीं है, और ये काम हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टिश्यू कल्चर। तो दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। एन एक्स प्लांट और एनी पार्ट ऑफ द प्लांट इज सेलेक्टेड एंड इज ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब। तो यहां पर हमें कहता है कि इन विट्रो काम होना है, हमारे लैबोरेटरीज में है। इसके किसी भी एक्सप्लांट कहने का मतलब है कि ये वो प्लांट्स है जिनको हम सेलेक्ट करते हैं फॉर टिश्यू कल्चर। एक्सप्लांट हो गया, इसको क्या है कि इसके किसी पार्ट को हम सेलेक्ट करते हैं और फिर इससे क्या करते हैं, हम बहुत सारे प्लांट्स को हम ग्रो करवा रहे होते हैं। राइट, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर मतलब इसी में आगे अपने चौथे पॉइंट की तरफ। तो कहता है कि द ग्रोथ टेक्स प्लेस अंडर स्टेराइल कंडीशन। स्टेराइल कंडीशन में होता है, कहने का मतलब है कि किसी भी कंडीशन में हमें माइक्रोब्स के इंटरफेरेंस की नहीं होनी चाहिए। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इधर आता है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करवाएगा, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस चीज को हमारे पूरे लैबोरेटरीज में इन्फेक्शन कर सकता है, और उसके बाद ये जो हमारे जितने भी ये प्लांट्स आने वाले हैं ये सारे के सारे मर जाएंगे। इन ए स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम विच इज कंटेन द कार्बन सोर्स इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, अमाइनो एसिड, विटामिन्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो यहां पर बात की जा रही है अबाउट कल्चर मीडिया। ये किसकी बात की जा रही है, दिस इज द कल्चर मीडियम की यहां पर बात की जा रही है। तो कल्चर मीडियम को याद है, हमने अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि कल्चर मीडिया के बारे में हमने डिस्कस किया था, और वहां पर एक क्वेश्चन ऐसा था कि कल्चर मीडिया को हम लोग क्यों एक तरीके का सॉइल बोलते हैं, रिच न्यूट्रिएंट सॉइल वहां पर हम उसको बोल रहे थे। ऐसा क्यों, जस्ट बिकॉज कि उसको हम एक आर्टिफिशियल सॉइल बोलते हैं, क्योंकि प्लांट्स जब नेचुरली सॉइल में लगता है, अगर ये नेचुरली सॉइल में लगता है तो इधर से ये न्यूट्रिएंट्स, वाटर सब इसको मिल जाता है। बट जब अगर इसमें लैबोरेटरीज में अगर हमने ये कल्चर मीडिया तैयार किया है,
अगर किसी सेल को रख दिया है और इसका ग्रोथ होना है तो हम क्या करेंगे, इसी के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ कार्बन सोर्स हमने डाल दिया, इनऑर्गेनिक सॉल्ट डाल दिया, कुछ अमाइनो एसिड डाल दिए, विटामिन हैं और अदर ग्रोथ रेगुलेटर्स हमने इसमें डाल दिया, जिसके कारण क्या है, इसमें इसका ग्रोथ होगा और ये बढ़ता जाएगा। जो चीज़ें सॉइल से प्लांट को मिलती हैं हमने आर्टिफिशियली उसको इस मीडियम में डाल दिया, इस मीडियम को हमने नाम दे दिया कल्चर मीडियम। The tissue culture also helps in the recovery of the healthy plant from a diseased plant. और टिश्यू कल्चर हमें यह भी मदद करता है कि रिकवरी ऑफ ए हेल्दी प्लांट, तो हेल्दी प्लांट की रिकवरी में मदद करता है फ्रॉम ए डिजीज प्लांट। तो इस तरीके से बहुत सारे फायदे हैं टिश्यू कल्चर के। दैट इज वाई हमने कहा कि टिश्यू कल्चर इज बेटर देन दैट प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ की, उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है, राइट। तो आ जाते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और एक नजर डालते हैं कि क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ चुका है। चौथा क्वेश्चन कहता है हमसे कुछ ऐसा कि मॉडर्न मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन एलिविएट द ग्लोबल फूड शॉर्टेज, कमेंट द स्टेटमेंट एंड गिव सुटेबल एग्जांपल्स। तो देखिए यहां पर क्या है कि आजकल क्या है कि जब इस पॉपुलेशन के डिमांड को पूरा करने की बारी आई, मतलब इस बढ़ते हुए पॉपुलेशन का पेट कैसे भरा जाए, तो यहां पर बहुत सारे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो चलाए गए थे, बहुत सारे मेथड्स का यूज किया गया था, तो उसी के बारे में यहां पर हमें बात करनी है। ठीक है, कहता है कमेंट द स्टेटमेंट एंड गिव सुटेबल एग्जांपल। तो इसको कुछ एग्जांपल्स लेकर के समझते हैं। तो देखिए एक हमारे पास है दैट इज MOET। MOET के बारे में हम कहें तो दिस इज द मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। नाम से स्पष्ट है, देखिए यहां पर कहता है कि ओव्यूलेशन की बात है एंड उसके पहले है कि मल्टीपल ओव्यूलेशन। अब हमने कुछ एनिमल को सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल जैसे एनिमल्स लाइक काऊ को हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, हमने इसको सेलेक्ट किया और हम क्या करवा रहे हैं इसमें कि इसमें कुछ हार्मोन्स का हम इसको इंजेक्ट करेंगे। कुछ हार्मोन्स जो हैं वो इसके अंदर हम इंजेक्ट करने वाले हैं। और हार्मोन्स कैसे हैं, तो दे आर FSH लाइक एक्टिविटी, जो है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है हमारे पास, उस तरीके के एक्टिविटी वाले हार्मोन्स जो हैं वो हम यहां पर इंजेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसके इंजेक्शन देने से क्या होगा, यहां पर जो है वो मल्टीपल ओव्यूलेशन हमें देखने को मिलेगा। तो वही कह रहा है कि MOET इज यूज्ड टू इंप्रूव द सक्सेस रेट ऑफ फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन एनिमल हस्बेंड्री। तो यहां पर फिर हम क्या करने वाले हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाएंगे और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बाद क्या होगा, जो फिर जाइगोट जो बनेगा, फिर बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बनने, फिर हम क्या करेंगे उनको सैरोगेट मदर्स में हम ट्रांसफर करते हैं और फिर हमें मल्टीपल्स ऑफ यहाँ पर क्या है ऑफस्प्रिंग हमें मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया है कि जो हमें चाहिए था उससे ज़्यादा हमें प्राप्त हो रहा है, जो नेचुरली हमें मिलता है उससे ज़्यादा हम यहाँ पे मिल रहा है हमें। तो एक तरीके से हमने इसको बढ़ा दिया। ठीक है, फिर है हमारे पास दूसरा दैट इज की सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में हम जानते हैं कि इज यूज्ड एज द ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन का ऑल्टरनेट सोर्स है कि जो प्रोटीन हमें एक किसी प्लांट या एनिमल से नहीं मिल रहे हैं वो हम क्या करते हैं, फिर सिंगल सेल प्रोटीन उधर से हम प्रोटीन यूज करते हैं। ये ह्यूमन और अदर एनिमल्स के न्यूट्रिशन में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इट इज वेरी एडवांटेजियस एज द माइक्रोब्स आर ग्रोन इन वेरी ह्यूज अमाउंट। तो यहाँ पर सिंगल सेल प्रोटीन से देखिए सिंगल सेल का है, सिंगल सेल कहने का मतलब है सिंगल सेल में कौन सा एनिमल या फिर प्लांट होगा, तो कोई तो नहीं होगा। तो सिंगल सेल में कौन हो सकते हैं, तो सिंगल सेल की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हो सकते हैं, माइक्रोब्स ही होंगे ना। सिंगल सेल तो प्लांट एनिमल्स होंगे नहीं, माइक्रोब्स होंगे, तो माइक्रोब्स हैं उनका यूज करते हैं और फिर यहाँ से हमें वो प्रोटीन मिलता है। तो दैट इज वाई हमें माइक्रोब्स जो हैं वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। तो इट इज़ वेरी एडवांटेजियस एज दी माइक्रोब्स आर ग्रोन इन वेरी ह्यूज अमाउंट। तो एक हमारे पास MOET है, एक हमारे पास सिंगल सेल प्रोटीन है, तो ये दो हमारे पास है। इसको फिलहाल आप नोट कर लो। इसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरे की तरफ कि थर्ड हमारे पास कौन सा हमारे पास तरीका है, क्या टेक्निक है हमारे पास तीसरा। तो तीसरा टेक्निक है हमारे पास दैट इज ऑफ द बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन तो देखिए इतनी अच्छी टेक्निक है कि इसमें सिंपल हम जान रहे हैं कि अगर कुछ हमारे पास चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल जैसा कि हमें देखा कि अगर हम लोग 1 kg अगर हम लोग कोई सा भी अगर हम लोग ग्रेन खा रहे हैं, ठीक है, अगर इससे अगर हमें 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन अगर मिल रहा है,
30 ग्राम ऑफ प्रोटीन सिर्फ हमें इससे देखने को मिल रहा है। एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, ठीक है। मतलब कहने का है कि 1000 ग्राम में से सिर्फ हमें 30 ग्राम जो है वो एज अ प्रोटीन निकल करके आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर बहुत कम है, लेकिन हमें क्या चाहिए, और इसके कारण क्या है कि बहुत लोगों को है कि लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा हम समझ लें, अब हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ तो हम ऐसा कर दे कि अगर इस 1000 ग्राम से, अगर इस 1000 ग्राम ग्रेन से ये जो 30 ग्राम प्रोटीन निकल रहा है, कुछ इसको हम ऐसा कर दें कि ये 30 ग्राम ना हो करके अगर हम इसको 60 से 70 ग्राम तक अगर किसी तरीके से पहुंचा देते हैं तो ये कितना अच्छा रहेगा। तो यही कुछ टेक्निक्स का यूज किया गया, और जब हमने सेम प्लांट में हमने क्या किया है कि जब अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा दिया है, दिस इज द बायोफोर्टिफिकेशन। तो कह रहा है इट इज अ टेक्निक ऑफ ब्रीडिंग क्रॉप्स विथ अ हायर लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एग्जांपल विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट एक्सेट्रा। तो इसमें वही होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है ना, न्यूट्रिएंट्स के अमाउंट को बढ़ा दिया जाता है। तो कम, जैसे 1 केजी ग्रेन से पहले हमें 30 ग्राम प्रोटीन ही मिल रहा था, लेकिन विद द सेम 1 केजी ग्रेन से अब हमें क्या है 60 से 70 ग्राम प्रोटीन मिलने वाला है। तो एक तरीके से ये क्या हुआ, और इसका फायदा इतना ज्यादा है कि मैल न्यूट्रिशन का नाम आपने सुना होगा कि मैल न्यूट्रिशन का मतलब है कि ये तो खाना पीना खा रहे हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनमें वो चीज़ों की कमी है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो इनका क्या है कि अगर इनका कम ही रोटी में इनका पेट भर जाता है, फॉर एग्जांपल कि अगर इनका पेट 2 से 3 रोटी में भर जाता है, तो 2 से 3 रोटी में अगर इन्हें एक्स अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स पहले मिल रहा था, ठीक है, एक्स अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल रहा था, लेकिन बायोफोर्टिफाइड जब क्रॉप्स आए तब भी इस बंदे का जो है, इसका बंदे का क्या ही लिमिट है कि 2 से 3 ग्राम ही इसको खाना है। लेकिन पहले इसको क्या था कि सिर्फ एक्स न्यूट्रिएंट्स मिल रहा था, क्योंकि 2 से 3 रोटियों में इसको एक्स न्यूट्रिएंट की प्राप्ति हो रही थी। अब बायोफोर्टिफाइड के बाद इसने क्या है कि एक्स प्लस एक्स, हो सकता है कि यह दुगना हो गया तो 2x न्यूट्रिएंट्स इसको मिल सके, तो माल न्यूट्रिशन से भी हम बच सकते हैं। इसमें यह बहुत हेल्प करता है, ठीक है, समझ में आ रही चीजें। फिर कहता है चौथा है हमारे पास टिश्यू कल्चर। ये तो बहुत ही कमाल का चीज है, कई बार हमने डिस्कस कर लिया, तो भूलने का सवाल ही नहीं उठता है कि एक ऐसा मेथड है जिसमें कि वी कैन प्रोड्यूस द थाउजेंड्स ऑफ प्लांट फ्रॉम द सेम टाइप बाय अ सिंगल सेल। तो एक सेल से हम हजारों प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो इस बढ़ते पॉपुलेशन के डिमांड को पूरा करने के लिए हम इन सबका यूज करते होते हैं। आप इसको भी नोट कर सकते हो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है, राइट। आपके मन में अगर किसी तरीके की डाउट है तो आप उसको भी क्लियर कर सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं। आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और 5वां सवाल हमसे क्या पूछता है, कह रहा है कि डज एपिकल्चर ऑफर मल्टीपल एडवांटेजेस टू फार्मर्स, लिस्ट इट एडवांटेजेस इफ इट इज लोकेटेड नियर ए प्लेस ऑफ कॉमर्शियल फ्लावर कल्टीवेशन। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, देखिए 2-3 चीजें। एपिकल्चर से शुरू करेंगे हम। कहने का मतलब है कि एपिकल्चर में हम क्या कर रहे हैं, तो यहां पर हम हनी बी के बारे में यहां पर बात की जा रही है कि हनी बी का कल्टीवेशन किया जाए, मतलब हनी बी का एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम हनी बी को हम क्या कर रहे हैं, हनी बी का हम केयरिंग कर रहे हैं, हनी बी को पाल रहे हैं। समझ में आ रहा है, हनी बी का कल्चर किया जा रहा है, सिंपल हनी बी का कल्चर किया जा रहा है। और इसमें भी जो है वो एपिस इंडिका जो है ना, ये एपिस इंडिका, इसका यूज मतलब इसका कल्चर जो है वो ज्यादा किया जाता है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। अब एडवांटेज की बात करें तो एक क्वेश्चन हमारे शॉर्ट आंसर में भी आया था, उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई फार्मर है तो फार्मर का जो फील्ड है, क्रॉप फील्ड है, फार्मलैंड जो है उसमें उसने कुछ अनाज लगाया और उसका जो इल्ड है वो काफी लो है, मतलब प्रोडक्टिविटी उसकी बहुत ही कम हो रही है, चिंतित है वो। तो उसको एडवाइस किया जाता है कि आप ये जो है ना बी हाइव्स को अपने उस फार्मलैंड पे आप जाकर के रख दें, आप अपने फार्मलैंड में क्या है इन बीज को छोड़ें, तो उससे आपके ग्रोथ की चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो हमने उस केस में देखा था कि ये बी क्या करते हैं, एक्चुअली ये बी ये बी जो करते हैं ऐसा कि एक्चुअली ये बहुत ही हेल्पफुल हैं इन पॉलिनेशन करवाने में। हम जानते हैं कि बहुत ही अच्छे पॉलिनेटिंग एजेंट है, तो ये पॉलिनेशन करवाने में मदद करेंगे, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन है। तो
उसकी मदद से फिर जब पॉलिनेशन सक्सेसफुल रहेगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है एंड फाइनली हमें प्रोडक्ट्स हमें मिलना शुरू होंगे। तो ये हनी बी के होने से फायदा है फार्मर्स को। तो एपीकल्चर इज द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बीज, हाइव्स ऑफ हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। हमें हनी चाहिए। इट इज ऑल्सो नोन एज बी कीपिंग, इसको बी कीपिंग भी कहते हैं। तो इसके क्या क्या फायदे हैं एक एक करके देखते हैं। एक फायदा तो हमें दिख गया कि हमें हनी चाहिए, बिल्कुल हमें हनी चाहिए। हनी का बहुत यूज है, मेडिकल पर्पस में भी इसका यूज होता है। आयुर्वेदा में खास करके हनी को बहुत पूछा जाता है। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जिनको आपको विथ हनी लेने को सजेस्ट किया जाता है। सो हनी तो हमें चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और हम ऐसे इसको ले सकते हैं। कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स हनी एंड वैक्स एंड अदर हनी प्रोडक्ट्स, द फार्मर्स डेल दिस एंड गेट एक्स्ट्रा मनी। दिस इज सेल दिस, नॉट डेल, दिस इज सेल दिस। तो इट प्रोवाइड्स हनी, हनी मिल रहा है, वैक्स मिल रहा है। और दूसरी चीज जो हमें यहां से देखने को मिलती है दैट इज है कि बी वैक्स हमें देखने को मिलता है। ये भी एक चीज है हमारे पास। और कुछ कुछ हनी प्रोडक्ट्स, तो ये हनी हो गया, फिर हनी से आप इसके बाद हनी प्रोडक्ट बहुत कुछ बन रहा है, वो बात की बात है। हमें इधर से क्या मिल रहा है, तो इधर से ये दो चीजें मिल रही हैं। इनको बेचकर भी फार्मर्स जो है वो अपने प्रॉफिट्स को कमा सकते हैं। कह रहा है कि दे आर गुड पॉलिनेटर्स एंड इंक्रीज द रेट ऑफ पॉलिनेशन। तो बिल्कुल जैसा कि हमने तीसरे केस में देखा था कि ये गुड पॉलिनेटर्स हैं। तो जो हमने शॉर्ट आंसर टाइप में ये क्वेश्चन देखा था कि उसको सजेस्ट किया जा रहा है कि आप अपने फार्मलैंड पे बी हाइव को लेकर आओ। वो क्या करेंगे आपको, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे पॉलिनेटिंग एजेंट है, गुड पॉलिनेटर हैं, तो वो क्या करेंगे कि पॉलिनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से और सक्सेसफुली कंप्लीट करवाएंगे। तो जब पॉलिनेशन हो जाएगा, पॉलन पिस्टिल का इंटरैक्शन हो जाएगा, तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है एंड फाइनली एज अ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें सीड देखने को मिलने वाला है, राइट। फिर कहते हैं कि ए बी हाइव वुड हैव ए लार्ज नंबर ऑफ हनी बीज, द हनी बीज इज द मेजर पॉलिनेटर इन मैनी प्लांट्स। तो वही पॉइंट है, ये भी कुछ इसी से रिलेटेड ये पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। फिलहाल आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, फिर हम आगे चलते हैं। So this much is the use of honey and apiculture के इतने सारे फायदे हैं, तभी तो एपिकल्चर्स की डिमांड जो है वो बढ़ती जाती है। गुड पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन द इंक्रीज ऑफ सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन होगा अल्टीमेटली इंक्रीजिंग इन द क्रॉप ऑफ प्लांट। तो क्रॉप जो चूंकि ये प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली जो है वो हमें खेती जो है वो अच्छी हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को हम फुलफिल कर पाएंगे उनके डिमांड को। द पॉलिनेशन ऑफ द क्रॉप विल टेक प्लेस एट द गुड रेट एंड हेल्प्स फार्मर। वही चीज़ है कि इस तरीके से फार्मर्स को हेल्प करने वाला है। बी वैक्स का यूज़ हो गया, बी वैक्स को एज अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी यूज़ में भी लाया जाता है। सो हनी की बात करें तो आपको मेडिसिनल पर्पस में यूज़ है बी वैक्स, पॉलिशेस कॉस्मेटिक्स में यूज़ है, गुड पॉलिनेटर है, तो अल्टीमेटली ये फार्मर्स को हेल्प करने जा रहा है। तो इसके इतने सारे यूजेस है, तभी तो इसको इतने अच्छे तरीके से और इतने लार्ज स्केल पे किया जाता है और इसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। आप इसको भी नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, हम एक नजर डालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, इसके भी दो पार्ट्स हैं, दैट इज ए एंड बी में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए कहता है हमसे कुछ ऐसा कि म्यूटेशन आर बेनिफिशियल फॉर प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग के लिए इसने कहा है कि म्यूटेशन जो है वो बेनिफिशियल है। टेकिंग एन एग्जाम्पल जस्टिफाई द स्टेटमेंट। और एक एग्जाम्पल लेना है आपको और फिर आपको समझाना है, एक एग्जाम्पल लेना है और समझाना है। तो देखिए, जब म्यूटेशन के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है कि म्यूटेशन क्या होता है, तो इस म्यूटेशन के बारे में अगर हम बात करें तो किसी के जेनेटिक मटेरियल को अगर हम उठाते हैं, ठीक है, किसी के जेनेटिक मटेरियल को हम यहाँ से क्या करेंगे, हम इसके जेनेटिक मटेरियल को उठाएंगे, इसका कोई तो कोई सीक्वेंस होगा, ठीक है, इसका कोई सीक्वेंस होगा। हम इसके सीक्वेंस के साथ छेड़छाड़ करने वाले हैं। अब क्या हो जाएगा, इसके सीक्वेंस में चेंज आएगा और जैसे ही इसके सीक्वेंस में हम चेंज लाएंगे तो अपने अकॉर्डिंग हम चेंज लाना चाहेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग अगर हम चेंज लाते हैं तो फिर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज आता है। अगर ये प्रॉपर्टी, अगर ये कैरेक्टर जो है वो हमारे अकॉर्डिंग हम इसमें चेंज लाते हैं, फिर हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है।
अब एग्जाम्पल दे करके इसको समझाना है तो देखिए एग्जाम्पल एक तो हमारे पास है दैट इज ऑफ मंक बीन का। पहले ये म्यूटेशन कहते हैं कि द म्यूटेशन इज द प्रोसेस बाय विच द जेनेटिक सीक्वेंस ऑफ द प्लांट कैन बी ऑल्टर्ड। म्यूटेशन कैन अकर नेचुरली एंड इट इज इंड्यूस्ड टू। ठीक है, मंक बीन की बात करें तो दिस इज रेसिस्टेंट टू येलो मोज़ेक वायरस एंड पाउडरी माइल्ड्यू वेयर इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशन। तो पहले इसको दिक्कत थी किससे, येलो मोज़ेक वायरस एंड पाउडरी माइल्ड्यू से, लेकिन जब ये म्यूटेशन के बाद ये जो तैयार हुआ तो फिर ये इन सारे वायरसेस से ये बच जाता है। तो ये कहीं ना कहीं फ़ायदा है ये म्यूटेशन यहाँ पर हेल्पफुल साबित हो रहा है। तो वही कह रहा है कि म्यूटेशन जो है वो बेनिफिशियल है। एग्जाम्पल हमने मंक बीन का ले लिया। ठीक है, नोट आप भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। फिर हम चलते हैं आगे अपने इसके बी को डिस्कस करते हैं। बी कहता है क्या कि डिस्कस ब्रीफली द टेक्नोलॉजी दैट मेड अस सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन। तो फूड प्रोडक्शन में आज हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का हमने यूज किया है जिसके कारण आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं। तो देखिए द टेक्नोलॉजी दैट हैज मेड द सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन इज प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग का वो जो टेक्नोलॉजी है, द बेस्ट वेराइटी ऑफ प्लांट विद द डिजायरेबल ट्रेट इज ग्रोन टू रिलीज ए वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो वही पे है कि हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सारे वाइल्ड वेराइटीज को हमने चुन लिया। हमने इसके सारे इस वाइल्ड वेराइटीज में हमने ध्यान दिया है इसके जीन पे, हमने ध्यान दिया है इसके कैरेक्टर पे, जो हमारे अकॉर्डिंग सही है हमने उसको चुना है। यहां पर क्या हुआ है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट हुआ है। हमने इसमें पेरेंट का सिलेक्शन ऑफ पेरेंट किया है और पेरेंट किया है। आफ्टर दैट हमने क्या किया है, इसमें हमने क्रॉस करवाया है। क्रॉस करवाने के बाद हमें क्या है, हमें कुछ ऑफस्प्रिंग्स मिले और इस ऑफस्प्रिंग में जो ज़्यादा सुपीरियर था हमने उसको सेलेक्ट किया। और ये सुपीरियर हमने किसको कहा था, इसमें हमने 2 पॉइंट्स रखे थे। एक जिसकी क्वालिटी 1 नंबर की होगी, क्वालिटी वाइज वो बेस्ट होगा, और साथ साथ वो क्वांटिटी भी उत्तम होंगे उसके। ठीक है, क्वांटिटी भी वो 1 नंबर देने वाला है। तो इस तरीके से जो है वो इन सब चीज़ों का यूज़ करके हमने अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाया है। ठीक है, आप इसको भी नोट कर सकते हो, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं। एक्चुअली क्या है कि जब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसको तब हम इसका कॉमर्शियलाइजेशन इन लास्ट करते हैं कि अब ये बेस्ट है तो ये क्या कर सकता है। अब हम इसको अगर कॉमर्शियलाइजेशन करते हैं तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा, और लार्ज अमाउंट, जब लार्ज एरिया में इसको ग्रो किया जाएगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट हमें मिलने वाला है। ठीक है, आगे चलें। आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे, और 7वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है एक नजर डालते हैं। तो 7वां क्वेश्चन हमसे कहता है कि डिस्कस हाउ द प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट सेल टोटिपोटेंसी हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर प्लांट प्रोपेगेशन एंड इंप्रूवमेंट। ओके फाइन, तो यहां पर बात की जा रही है अबाउट टोटिपोटेंसी। तो सबसे पहले तो हम यहां जानना चाहिए कि ये टोटिपोटेंसी क्या है। तो टोटिपोटेंसी की बात करें तो देखिए किसी एक सेल से हम हजारों प्लांट्स को प्रोड्यूस करने की क्षमता जो है वो देयर टोटिपोटेंसी है। और मतलब टोटिपोटेंसी, तो यहाँ से हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हम जा रहे हैं डिस्कस करने अबाउट द टिश्यू कल्चर। ठीक है, वापस से ये सवाल हमारे पास आ गया है। हम जानते हैं इज दी मेथड थ्रू विच वी कैन प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ प्लांट ऑफ द सेम टाइप बाय ए सिंगल सेल। दिस एबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द होल प्लांट फ्रॉम ए सिंगल सेल इज नोन एज टोटिपोटेंसी। तो वही है, टिश्यू कल्चर में हमारा टारगेट वही रहता है कि हमारे पास ये जो सिंगल सेल है, हम क्या करना चाहते हैं कि इस सिंगल सेल से हम क्या करते हैं, हम इस सिंगल सेल से हम करते हैं कि हम थाउजेंड्स ऑफ प्लांट को हम प्रोड्यूस करना हम चाहते हैं। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट को हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, और इसी सिंगल सेल से जब क्या होता है कि जब एक पूरे प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है तो इसी को हम लोग कुछ और नहीं बल्कि टोटिपोटेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, टोटिपोटेंसी हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ प्लांट दैट आर जेनेटिकली सिमिलर। दिस लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ प्लांट इज नोन एज माइक्रो प्रोपेगेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, जेनेटिकली ये तो सिमिलर होंगे, और हम जानते हैं कि इस टिश्यू कल्चर से जो ऑफस्प्रिंग आते हैं दे आर क्लोन।
क्लोन जब हमने उन्हें कहीं दिया है तो क्लोन का मतलब है कि दे आर 100% सिमिलर टू देयर पेरेंट। बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, बहुत ही कॉमन सा आंसर है, ठीक है, नोट कर सकते हो आप, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। इस तरीके के कॉमन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए हमने इतनी बार डिस्कस कर लिया है कि मतलब क्या ही अब इसके बारे में हम बोल सकते हैं, हम इतने ज़्यादा हम क्लियर हैं अपने इन टॉपिक्स को लेकर के, ठीक है। आगे चलें। देखिए आगे हमारे पास आ चुका है हमारा 8वां सवाल, और 8वां सवाल हमसे कहता है कुछ ऐसा कि व्हाट आर द 3 ऑप्शंस टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। आप फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, इस फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस क्या है। डिस्कस ईच गिविंग दी सैलेंट फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो हमें इसके बारे में मेरिट एंड डिमेरिट दोनों पे बात करनी है। तो सबसे पहले देखिए हमने किन किन को लिया है हमने, तो सबसे पहले हम एक तरफ MOET को हम ले लेते हैं, हम दूसरी तरफ हम ले लेते हैं टिश्यू कल्चर को हमने ले लिया, क्योंकि इन सब चीज़ों का यूज़ करके हमने बिल्कुल अपने पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल किया है। और तीसरा है हमारे पास सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। तो ये सिंगल सेल प्रोटीन, तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। अगर हम मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इज वन वेज टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन, इसमें हम फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। दूसरा टिश्यू कल्चर में हम जान रहे हैं कि सिंगल सेल से फिर हम हजारों प्लांट लाने वाले हैं, तो ये हमारे लिए यूजफुल है। तीसरा सिंगल सेल प्रोटीन में हम जान रहे हैं कि ऑल्टरनेट सोर्स है प्रोटीन का फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस ऑल्सो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें मिलता है। तो ये कुछ हमारे लिए ये मेथड्स हैं, ये अच्छी चीज़ें हैं। अगर हम इनके डिमेरिट के बारे में डिस्कस करना चाहें तो कहते हैं कि मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब उसका में पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। सक्सेस रेट भी हम कहें कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो हम पैसा लगा दें तो हमें सक्सेस मिलना ही है, तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। सक्सेस रेट भी इसका लो है और ये थोड़ा महंगा टेक्निक भी है। ऑप्शन बी की बात करें तो कहता है कि देयर इज ए रिडक्शन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इन द केस ऑफ टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर में यही है कि जेनेटिकल डाइवर्सिटी तो नहीं आएगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये जितने 1 से अगर 1000 आने वाले हैं तो ये क्या होंगे, 1 से 1000 जो आएंगे ये 1000 के 1000 कैसे होंगे, क्लोन होंगे, 100% सिमिलर हैं, तो किसी तरीके का वेरिएशन नहीं आएगा। तो वेरिएशन नहीं आएगा तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो रिड्यूस होता है, यहाँ पर देखिएगा रिडक्शन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। सिंगल सेल प्रोटीन देयर मेंटेनेंस इज वेरी कॉस्टली प्रोसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उनको रखना और उनको स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। तो उनको उस तरीके के माहौल में रखना पड़ता है, नहीं तो हो सकता है इनकी डेथ भी हो सकती है। क्योंकि हमें इनसे प्रोटीन लेना है तो हम इसको क्या करते हैं, इनका भी प्रॉपर केयरिंग किया जाता है, तो ये थोड़ा महंगा प्रोसेस हो जाता है। तो ये सारे इनके कुछ डिमेरिट्स है, आप इनको भी चाहो तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है, आप इनको भी नोट कर सकते हैं। आगे चलें, कोई डाउट है मन में तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से किया हमने अपने इस चैप्टर स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो थे काफी ज्यादा बार रिपीट हो चुके हैं, फ्रॉम वेरी शॉर्ट MCQs से लेकर के लॉन्ग तक के बीच में कई बार रिपीट हो चुके हैं। अपना दिमाग लगाना है, अपने लैंग्वेजेस में आंसर को लिखना है, ठीक है। अगर कोई डाउट फिर भी मन में है तो आप उसे बेझिझक पूछ सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, दैट इज अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर किंडरगार्टन, फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। CBSE इंग्लिश मीडियम हो या हो CBSE हिंदी मीडियम, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स हो या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक NTSC, ओलंपियाड एंड CUET, सबकी तैयारी सॉरी मैग्नेट बेस पे करवाई जाती है, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब के चैनल पे, नहीं मिल रहे तो आप डाउनलोड कर लें हमारे ऐप को, या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.magnetbrains.com। यहाँ आना है, आपको क्लास को चुनना है, सब्जेक्ट को चुनना है, अपने चैप्टर पे जाना है, लेक्चर्स को चुनना है, वीडियोस को देखना है और अपने नॉलेज को बढ़ाना है, एग्जामिनेशन में रॉक करना है। तो इसी अच्छे बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।